Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है साथियों स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10वीं की जो बुक है उसके समस्त प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो दोनों लेवल के लिए है ये वीडियो, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। देखिए जो आपके रीट में संशोधन हुआ है पाठ्यक्रम में, तो उसमें कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं राजस्थान के, तो उन्हीं टॉपिकों को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, डिटेल से अच्छी तरह से समझते हुए हम हल करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, इसके पहले भी मैंने हिंदी का एक वीडियो अपलोड किया है, टेस्ट नंबर 3 है, पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं हिंदी के, तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संरक्षक समिति ने सती उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया था? तो बताना है आपको। प्रश्न संख्या 1 में सही जवाब 1843 में, 1844 में, 1845 में या 1846 में। तो साथियों प्रश्न संख्या 1 में देखो राइट आंसर जो आपके आता है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। 1844 में ब्रिटिश संरक्षक समिति ने सती उन्मूलन हेतु विधेयक पारित किया था। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो प्रश्न संख्या 1 में आपका सही आंसर है। हम दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 2 है, अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी माना जाता है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी रहेगा? देखिए दूसरे क्वेश्चन में अगर आप राजनीतिक पे तो गए नहीं होंगे, ये तो गलत कर लिया होगा आपने कि भाई ये तो गलत है। इनमें से कोई नहीं को भी हटा दिया होगा, तो आपके पास अब 2 विकल्प बचे हैं, आर्थिक कारण या सामाजिक कारण। तो साथियों जो अनमेल विवाह होता है या फिर इसको बेमेल विवाह भी कहते हैं, इसके लिए आर्थिक कारण को जिम्मेदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार होते हैं उनमें जो लड़कियां होती है उनका विवाह उनसे बहुत अधिक उम्र के लोगों के साथ कर दिया जाता है जिनके पास अधिक धनराशि होती है। तो साथियों ऐसे में लड़की की कोई मर्जी नहीं रहती है, उसको सिर्फ उपभोग की वस्तु मान करके इस प्रकार के विवाह रचे जाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 1 है वही आपका सही आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। आपके तीसरा क्वेश्चन है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? 5 दिसंबर 1902, 5 नवंबर 1903, 10 अक्टूबर 1904 और 10 दिसंबर 1903। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, क्योंकि लेवल 1 में भी आपके सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती है। तो आपके प्रश्न संख्या 3 में आपको सही आंसर देना है। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे कि भाई जो अनमेल विवाह है और जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, सबसे पहले इस पर अधिनियम बनाया गया था अलवर रियासत के द्वारा। किसके द्वारा? कौन सी रियासत द्वारा? अलवर रियासत के द्वारा। और कब बनाया गया था? 10 दिसंबर 1903 को। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। यहाँ पर 10 दिसंबर 1903 आपका सही आंसर रहेगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 4 आपके आता है, ये देखिए चौथे क्वेश्चन को, देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? जयपुर रियासत में, कोटा रियासत में, अलवर रियासत में और उदयपुर रियासत में। प्रश्न संख्या 4 में सही आंसर देना है, तो बताइएगा प्रश्न नंबर 4 में आपका कौन सा विकल्प सही है। देखो जो देश हितैषणी सभा है इसकी स्थापना उदयपुर रियासत में की गई थी। कब की गई थी ये भी पता होना चाहिए। 2 जुलाई 1877 में देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर रियासत में हुई थी। अतः आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 4 में,
यही आपका सही आंसर है साथियों। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। 5वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? उदयपुर में, कोटा में, बीकानेर में और अलवर में। तो देखो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा जा रहा है? विधि मतलब कानून से संबंधित जो कॉलेज है वो सबसे पहले राजस्थान में कहाँ खोला गया था? तो साथियों ये उदयपुर में खोला गया था। कब खोला गया था? 1946 में खोला गया था। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 5वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 पर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब प्रश्न पूरे हो जाएंगे तो इस वीडियो में ही कुछ लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखने को मिलेंगे, कुछ अलग और कुछ नए फैक्ट जो कि आपके दोनों लेवल में सम्मिलित है। तो उन फैक्टों को जरूर देख करके जाना, ठीक है। तो 6वां क्वेश्चन, इनमें से परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? खडीन, झील, झालरा और खाई। तो बताइए परंपरागत जल का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? साथियों झीलों को भी परंपरागत जल का स्रोत माना जाता है, खडीन को भी परंपरागत जल का स्रोत माना जाता है और झालरा भी परंपरागत जल का स्रोत है। लेकिन जो खाई वाला जो विकल्प है, विकल्प नंबर 4, ये आपके परंपरागत जल स्रोतों में नहीं आता है। खाई क्या होती है कि एक प्रकार की नहर होती है साथियों। ये जो कोई गांव है या फिर कोई किला है, इनके या फिर कोई महल भी आप मान सकते हो, किला है, महल है, इसके चारों ओर रक्षा के लिए खोदी जाती है खाई को। विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़। तो बताइए काला सागर तालाब इनमें से कौन से जिले में स्थित है साथियों? प्रश्न संख्या 7 में आपको सही आंसर का चुनाव करना है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में आपका जो राइट आंसर है, काला सागर तालाब राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर जिले में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, सांबर झील किस जिले में है? सांबर झील के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जयपुर जिले में है, टोंक जिले में है, दौसा जिले में है या कोटा जिले में है? तो साथियों राजस्थान में सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है और यह खारे पानी की झीलों में एक प्रमुख झील मानी जाती है। मित्रों इसमें लगभग 4 नदियां आकर के गिरती है। कितनी नदियां? 4 नदियां आकर इसमें गिरती है। लंबाई की बात करें तो लगभग 35.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आगे 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो 9वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर में, आभानेरी में, दौसा में और सांबर में। तो साथियों चांद बावड़ी दौसा में तो स्थित है, लेकिन दौसा में भी एक स्थान है आभानेरी, अतः आभानेरी आपका सही विकल्प होगा। चांद बावड़ी अपने आप में विशिष्ट है। आपने अगर कभी यहाँ जाकर देखा है या फिर फोटो में इसको देखा है तो आपको पता होगा। इसमें विशेष प्रकार से इसकी डिज़ाइन दी गई है। लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं इस बावड़ी में। कितनी है? 3500 सीढ़ियाँ मानी जाती है कि लगभग इस बावड़ी में 3500 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। राजस्थान में ये आभानेरी गांव में विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है साथियों। सीढ़ियों वाला गहरा कुआं भी इसको कहते हैं। विकल्प संख्या जो 2 है वो आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो 10वां क्वेश्चन है, खडीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, बाड़मेर के ब्राह्मणों ने, पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने और नागौर के ब्राह्मणों ने। तो खडीन का आविष्कार इनमें से किनके द्वारा किया गया था? आपको सही विकल्प का चुनाव करना है प्रश्न संख्या 10 में। तो मित्रों ऐसा माना जाता है कि जो खडीन है इसका सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने आविष्कार किया था। किसने? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। विकल्प नंबर आपका जो 1 है 10वें क्वेश्चन में वही आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। पूरा वीडियो देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि हर जगह आपको मिल नहीं सकती।
भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल स्रोत की मौजूदगी अधिक है? झालरा, टांक, कुई या बेरी और खडीन। तो बताइए जो भारत पाक सीमा से लगे हुए जो जिले हैं इनमें कौन सा परंपरागत जल स्रोत है जिसकी मौजूदगी अधिक होती है? तो आपके 11वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके विकल्प नंबर 3 कुई या बेरी सर्वाधिक मात्रा में मौजूदगी इसकी पाई जाती है। कुई या बेरी क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहली बात तो ये तालाब के पास में बनाई जाती है साथियों, और जिसमें से जो रिश्ता हुआ पानी है वो इसमें जमा हो जाता है। लगभग ये 10 से 12 मीटर गहरी भी होती है और इनका जो मुंह है वो लकड़ी के फंटों से ढका रहता है ताकि इसमें कोई गिर न सके। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 11वें क्वेश्चन में, और एक एक प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही दिया जा रहा है। किसी भी प्रश्न में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुक्स में से मैंने अच्छी तरह से देखा और फिर उसके अन्य जगह भी उसको देखा तो बिल्कुल सेम आंसर मिले साथियों, ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। यहाँ थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट आपके 12वां क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वें पे। राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत में होता है? टोबों में, झीलों में, खड़ीनों में और तालाबों में। तो सर्वाधिक देखो तालाब, झील, टोबो और खड़ीन। तो साथियों तालाब तो उतने राजस्थान में है नहीं, बल्कि राजस्थान में झीलें भी बहुत ज़्यादा है। अतः झीलों में सर्वाधिक परंपरागत जल स्रोत एकत्रित होता है जल संरक्षण के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों। 12वें क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान में किस महाराजा ने नाड़ी का निर्माण करवाया था? राजा जय सिंह, राव जोधा, राव जवाहर सिंह और राव मोकल। तो बताइए नाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 13वें क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मित्रों राजस्थान में राव जोधा के द्वारा ही नाड़ी का निर्माण करवाया गया था। ये भी नाड़ी भी क्या है? परंपरागत जल स्रोत की एक तकनीक है एकत्रित करने की। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो 14वां क्वेश्चन, आगोर या पायतान का अर्थ होता है साफ रखना, पानी बाहर निकलना, बटोरना और ढककर रखना। तो इस आगोर या पायतान का अर्थ क्या होता है? मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो अक्सर हम गलत कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आगोर या पायतान का अर्थ बटोरना। किसको बटोरना? पानी को। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 15 पर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देखेंगे। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा, मरु भाषा, पिंगल भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो बताइए राइट आंसर प्रश्न संख्या 15 में। अगर आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो बिल्कुल मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा नाम से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कल भी मैंने 333 प्रश्नों की पीडीएफ साइकोलॉजी वाली जो थी उसको डाल दी है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप गूगल पे सर्च करके स्टडी विद पीएन लोधा लिख करके और टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, और वहां से आपको बिल्कुल चैनल को जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की जो प्रमुख भाषा है वो मरु भाषा मानी जाती है। कौन सी? मरु भाषा। सेकंड विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। किस क्षेत्र में हवेलियां अधिक भव्य एवं कलात्मक है? ढूंढाड़ क्षेत्र की, मारवाड़ क्षेत्र की, अलवर क्षेत्र की और शेखावटी क्षेत्र की। तो प्रश्न संख्या 16 में सही विकल्प का चुनाव करना है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ की हवेलियां अधिक भव्य और कलात्मक मानी जाती है। 16वें क्वेश्चन में राइट आंसर है आपके शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियां है ये अधिक भव्य और अधिक कलात्मक मानी जाती है। साथियों शेखावटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, ये जिले शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। 17वां क्वेश्चन लेकिन सभी को याद है ना, संडे वाला मेगा टेस्ट स्पेशल टेस्ट है वो लगभग 90 से 100 क्वेश्चन तो आपके बन ही चुके हैं। लगभग आधे क्वेश्चन और आपके बनाने हैं उसमें, तो जरूर अटेंड करिएगा सुबह 8 बजे 25 जुलाई को।
किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जयपुर शहर को, उदयपुर शहर को, जोधपुर शहर को और बीकानेर शहर को। प्रश्न संख्या 17 में राइट आंसर आपको देना है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 17 में राइट आंसर है, उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उदयपुर शहर में साथियों हमें पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती है, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो चलिए 18वां क्वेश्चन, किस झील को देवताओं द्वारा नाखून खोदकर बनाया गया था? नक्की झील को, आना सागर झील को, पिचोला झील को, सांबर झील को। तो ऐसी मान्यता है कि भाई जो ये नक्की झील है इसको देवताओं ने नाखून खोदकर बनाया था, इसलिए इसको नक्की झील कहते हैं। साथियों नक्की झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में ये झील स्थित है। सुंदर पर्यटन स्थल इसको माना जाता है और यह मीठे पानी की झील है। नक्की झील मीठे पानी की झील है। सर्दियों में अक्सर ये झील जम भी जाती है साथियों, इतनी ज़्यादा ठंडी यहाँ पर होती है। और यह राजस्थान की सबसे ऊंची जगह स्थित झील मानी जाती है, सबसे ऊंची जगह पर। विकल्प संख्या आपका जो 1 है वो सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य है ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना, मृदा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और जल संरक्षण। तो जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं इसका उद्देश्य किस लिए स्थापित किए गए हैं साथियों? ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो सके, वन्य जीवों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, सबसे मुख्य उद्देश्य यही है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करने के पीछे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 पर। आपके 20वां क्वेश्चन है साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, अलवर जिले में और भरतपुर जिले में। तो देखिए आपके 20वें क्वेश्चन में जो सही आंसर निकल के आता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना साथियों 1984 में की गई थी और ये एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोनों लेवल में ये टॉपिक है साथियों, सारे ही टॉपिक दोनों लेवल में है। सरिस्का, घना, मरु उद्यान और मृग उद्यान। तो देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है केवलादेव, और इसको घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही है। साथियों ये पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी विख्यात है, इसको पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं और यहाँ सर्दियों के मौसम में विशेष जैसे साइबेरियन सारस भी आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो 21वें क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर, राष्ट्रीय मरु उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान, केवलादेव उद्यान, सरिस्का उद्यान और मुकुंदरा उद्यान। तो साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और 4 अगस्त 1980 को एक अधिसूचना जारी करके इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। इसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल के जीवाश्म मिले हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 पर। तो 23वां क्वेश्चन, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रारंभ किस योजना के नाम से किया गया? मृग संरक्षण योजना, बाघ परियोजना, पक्षी विहार योजना और वन संरक्षण योजना। तो जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है मित्रों, ये बाघ परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 23वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए 24वां क्वेश्चन, पूर्ण रूप से ये कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसके प्रश्न है, पूर्णतः है। काले हिरण किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? सीता माता, जयसमंद, सज्जनगढ़ और तालछापर। तो देखो काले हिरण
आपके राजस्थान के ताल छापर अभ्यारण्य में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य। साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चूरू जिले में स्थित है और लगभग ये जो अभ्यारण्य है ये 7.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। चंबल अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए, हिरणों के लिए, चीतल के लिए और चिंकारा के लिए। तो चंबल अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है साथियों, ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। यहाँ पर अनेक मात्रा में आपको घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे। विकल्प नंबर 1 सही है 25वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। देखो, वैसे आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए किसी प्रश्न पर, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बंदबारेटा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में और जोधपुर में। प्रश्न संख्या 26 में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। बंदबारेटा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है राजस्थान के? तो साथियों, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है बंदबारेटा अभ्यारण्य। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 पर। तो चलिए 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की बात करें तो मित्रों, आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में कुल आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 33 है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 27वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो चलिए आपके 28वें क्वेश्चन को देखेंगे। माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में, जोधपुर जिले में, जैसलमेर जिले में और अजमेर जिले में। माचिया सफारी पार्क के बारे में बात करें तो साथियों, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यह जैसलमेर जोधपुर जो हाईवे है उस पर लगभग जोधपुर शहर से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको छिपकलियाँ, रेगिस्तानी लोमड़ियाँ, नीले बेल, नेवले, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ और बंदरों के प्राकृतिक आवास देखने को मिलते हैं। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही है 28वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 29 पर। तो चलिए 29वां क्वेश्चन, राजस्थान में कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 4%, 7%, 6% और 8%। तो पशुधन की बात आई है तो सभी को पता होगा कि राजस्थान में पशुधन बहुत अधिक मात्रा में है साथियों। और यहाँ संपूर्ण भारत का कुल पशुधन की बात करें तो आपके लगभग 7%, कितना 7% पशुधन उपलब्ध है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 29वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30 पर। सारे ही फैक्ट पूर्णतः RBSC से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 30 है, राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? 40%, 30%, 15% और 14.5%। तो देखो, ऊन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में भेड़ें बहुत अधिक मात्रा में है साथियों। अतः यहाँ पर भारत का लगभग 40% ऊन उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। विकल्प संख्या 1 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 30 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 31 पर। तो चलिए 31वां क्वेश्चन ये देखिए, थारपारकर गाय कहाँ पर पाई जाती है? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, वैसे थारपारकर गाय जोधपुर में भी पाई जाती है, बाड़मेर में भी पाई जाती है, जैसलमेर में भी पाई जाती है। लेकिन साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पर करना है बाड़मेर जिले में। आप जब इसको अन्य जगह देखोगे तो जोधपुर और आपको जैसलमेर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो मालानी बाड़मेर से मानी जाती है साथियों, इसलिए इसको मालानी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। अतः यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है। बट अगर इस क्वेश्चन पर रीट लगाए तो इसमें जोधपुर भी सही हो सकता है। RBSC ने यहाँ पर बाड़मेर को सबसे आगे माना है, इसलिए हम भी वही मानते हैं। सेकंड विकल्प 31वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32 पर। सभी को पता होगा कि जो सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायें हैं उनमें भारत की जो सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायें हैं उनमें थारपारकर की गिनती भी होती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32 पर। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं?
30, 50, 90 और 110। तो पशु मेले आपके दोनों लेवल में पूछे जाते हैं। देखो पशु मेलों की बात करें तो राजस्थान में लगभग 50 पशु मेले लगते हैं साथियों एक वर्ष में। कितने? 50 पशु मेले। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 32 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 33 पर। तो साथियों आपके 33वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 34, 32, 28 और 27। तो साथियों जिला उद्योग केंद्र जो रोजगार नीतियां हैं उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपके जो जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है राजस्थान में वो 34 है। कितनी है? 34 जिला उद्योग केंद्र है टोटल। विकल्प नंबर 1 सही है 33वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 4 करोड़। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि डॉक्टर आबिद हुसैन समिति कब बनाई गई थी? 1947 में। तो साथियों इन्होंने अपने अध्ययन में बताया था कि जो 3 करोड़ तक की जो उद्योग होते हैं 3 करोड़ तक की राशि वाले, उनको आप लघु उद्योगों की श्रेणी में रख सकते हो। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 34वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 35 पर। तो चलिए 35वां क्वेश्चन। नरेगा योजना का प्रारंभ कब से हुआ? 2006 से, 2008 से, 2004 से और 2005 से। तो साथियों जो नरेगा योजना है इसका अधिनियम पारित तो 2005 में किया गया था, लेकिन इसका आरंभ 2006 से माना जाता है। अतः आपका जो प्रथम विकल्प है 35वें क्वेश्चन में यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। राजस्थान पंचायती राज अध्यादेश में परिवर्तन कब हुए? 2001 में, 2004 में, 2006 में और 2000 में। तो साथियों कमेंट करके लास्ट में जाना कितने क्वेश्चन आपके टोटल में से सही हुए हैं। तो आपके 36वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है राजस्थानी पंचायती राज अध्यादेश में परिवर्तन सन 2000 ईस्वी में हुआ था। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 36 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। तो चलिए 37वां क्वेश्चन क्या है? पंचायत के कार्यकाल की समय सीमा कितने वर्ष तय की गई? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। तो सभी को पता होगा कि पंचायत की जो समय सीमा है, जैसे सरपंच वगैरह बनते हैं तो ये कितने वर्ष के लिए बनाए जाते हैं? 5 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। विकल्प संख्या 4 सही है साथियों 37वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 38 पर। तो चलिए 38वां क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो देखो पंचायत राज व्यवस्था के जो 3 स्तर होते हैं उसमें ग्राम पंचायत को तो निम्न स्तर माना जाता है, पंचायत समिति को मध्य स्तर माना जाता है और जिला परिषद को उच्च स्तर माना जाता है। अतः आपका जो सेकंड विकल्प है इस क्वेश्चन में 38वें में वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। तो आपके 39वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस सन में प्रारंभ की गई? 2001 में, सन 2000 में, सन 2003 में और सन 2008 में। तो देखो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये सन 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है 39वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। तो आपके 40वां प्रश्न। ग्राम सभा की न्यूनतम बैठकें एक वर्ष में कितनी होनी अनिवार्य है? 1 बैठक, 2 बैठक, 4 बैठक और 8। तो साथियों ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। आपको 40वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चुनाव करना है कि जो ग्राम सभा की न्यूनतम बैठकें हैं ये एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 40 में। मतलब प्रत्येक 6 माह में 1 बैठक का होना अनिवार्य है। तो एक वर्ष में कुल कितनी बैठकें हो जाएगी? 2। विकल्प 2 सही है। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। आपके 41वां क्वेश्चन। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 24 अप्रैल 1994, 1 जनवरी 1994, 12 फरवरी 1994 या 24 दिसंबर 1994। तो देखो पंचायती राज अधिनियम को राजस्थान में 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 41वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 42 पर। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है?
18 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में और 30 वर्ष। तो 24 और 30 को तो एक तरफ रख दीजिए। जब व्यक्ति को वोट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। और वोट करने का अधिकार किस वर्ष में? 18 वर्ष की आयु में प्राप्त हो जाता है। अतः आपका प्रथम विकल्प इस 42वें प्रश्न में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2010 में, 2005 में, सन 2000 में और 1999 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग के गठन के बारे में बता दीजिए साथियों। इसका गठन सन 1999 में किया गया था। अतः आपके 43वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। तो ये देखिए, ये प्रश्न तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ फैक्ट है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वर्षा जल संरक्षण की शब्दावली अगर साफ नहीं दिख रहा है तो कमेंट कर सकते हो, इसको मैं दोबारा अच्छे से बता दूंगा साथियों। देखो, जो वर्षा जल संरक्षण की शब्दावली है, इसमें आगोर या पायतन के बारे में तो हमने देखा है, यहाँ पर प्रश्न भी उससे आया था। तो आगोर या पायतन की परिभाषा क्या है कि जो वर्षा जल है इसको नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर या पायतान बनाया जाता है। इसकी अगली पारिभाषिक शब्दावली है टांका। टांका क्या होता है साथियों? वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया जो हौद है, इसको ही टांका कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में अक्सर आपको टांके देखने को मिल जाएंगे। एक है इसमें नाड़ी। नाड़ी क्या है? छोटी तलैया जिसमें वर्षा जल भरा जाता है, उसको कहा जाता है साथियों नाड़ी। अगर इस प्रकार के फैक्ट आप जानना चाहते हो, बिल्कुल साफ सुथरी, यहाँ हो सकता है स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ पूरी 10th क्लास की बुक का साथियों। नेक्स्ट इसमें है नेहटा, जिसको साथियों नेस्टा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? नाड़ी या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी। मतलब नाड़ी या तालाब में जब ज़्यादा जल हो जाता है तो उसके साथ नेहटा भी बनाया जाता है जहाँ से अतिरिक्त जल निकल सके, और वो जल कहाँ पर? दूसरी नाड़ी में या दूसरे तालाब में या खेत में चला जाए। एक है पालर पानी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक है। जो नाड़ी या टाँके में जमा वर्षा का जल होता है उसको हम पालर पानी कहते हैं साथियों। जैसे टाँके में जो जल है जिसको हम उपयोग में लेते हैं उसको पालर पानी कहा जाता है। अगला इसमें बावड़ी। तो बावड़ियों के नाम तो सभी ने सुन रखे होंगे, कुएं जैसी होती है, कुएं से छोटी। और बेरी, छोटा कुआं, कुइया भी इसको कहते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है। और एक है मदार। तो साथियों मदार क्या है? नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं, कि यहाँ से इसमें नाड़ी या तालाब में पानी आ जाएगा साथियों। इस मदार की सीमा में मलमूत्र त्याग वर्जित होता है, क्योंकि वहाँ का पानी नाड़ी या तालाब में जाता है। तो ये कुछ राजस्थानी शब्दावलियाँ थी जो अक्सर जल संरक्षण के लिए यूज की जाती है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।